नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य। देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम पाठ्यपुस्तकों से किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानेंगे। देखिए बच्चों, हमें पाठ्यपुस्तकों से ही इन प्रश्नों के आंसर लिखना है। देखिए हमने यहाँ इस प्रकार से पाठ्यपुस्तकों से आंसर इनके बताए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, यदि आप आगे के इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी। तो देखिए, आप इतिहास के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 17 से इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर, 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, चालुक्य राजाओं को हराकर दंतीदुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो देखिए, यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया जाता था। देखिए, आप इतिहास के पृष्ठ क्रमांक जो पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 18 से इसका आंसर देख सकते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से पाठ्यपुस्तकों से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर है, देखिए, कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। देखिए पेज नंबर 103 में है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर 104, इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। प्रश्न 5वां है, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 21 में देख सकते हैं इतिहास की पाठ्यपुस्तक में। तो देखिए, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। तो इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई। तो इस प्रश्न का आंसर है, उरयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं जो पाठ्यपुस्तक में दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषता लिखिए। देखिए, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो देखिए प्रश्न का आंसर, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है।
या उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला है पेज नंबर 105। इसमें दिया गया प्रश्न 10वां देखिए, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, प्रशासन किस प्रकार संगठित था, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी, इस तरह गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था, ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में आप इस प्रकार से आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम पाठ्य पुस्तकों से खोजकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए पेज नंबर 103, 104 और 105 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों से ही लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पाठ में। नमस्कार।